बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज दो मौजूआत पर, दो इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो बहुत ही अच्छा नौजवान, एक बड़ा मशहूर मारूफ एंकर मुरीद अब्बास, जिस तरह से अपने ही दोस्त ने उसको कत्ल कर डाला और दोस्ती में ही किस तरह इंसान दरिंदा बन जाता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। जिस पर सबसे ज्यादा एतबार था, बिजनेस किया उसके साथ, कई साल तक साथ रहा, लेकिन पता चला कि ये तो फ्रॉड कर रहा है। तो जब मुरीद को इस चीज का अंदाजा हुआ तो उसने रकम का तकाजा किया, तो उसको बुलाकर उसकी जान ले ली। अब 7 साल के बाद 2019 में ये कत्ल होता है और उसके साथ एक और दोस्त का भी कत्ल कर दिया इस शख्स ने। 7 साल के बाद जाकर 2 बार सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। निजाम इंसाफ पर भी बात करेंगे कि ये तो मशहूर मारूफ एंकर सहाफी, उसके साथ ये हो गया और उसके बाद भी अभी तक हम ये कहें कि मुकम्मल इंसाफ हुआ है अभी नजर नहीं आता, क्योंकि साथ मुजरिम का, कातिल का भाई, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर भाग निकला। आज तक उसका कुछ पता नहीं। इसके अलावा दूसरी खबर है, वजीर सेहत वो फरमा रहे हैं कि एड्स मुल्क में इसलिए भी फैल रहा है कि रात को पार्टीज होती हैं, अशराफिया की भी पार्टीज हैं, नौजवान इसमें बहुत ज्यादा जाते हैं। खासतौर पर बड़े शहरों में यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, जहां पर आइस समेत दीगर नशा किया जाता है और उसके बाद फिर बेरा रवी इख्तियार की जाती है और उस नशे की हालत में ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिससे एड्स फैल रहा है। क्या वाकई ऐसा है? तो फिर इसको रोकना किसने है? हमने पिंकी केस देखा कराची में, तो उसके बाद नशे नहीं रुक रहे, या आइस का नशा अब भी है। और ये वजीर सेहत बता रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कामा कमेटी में बात फैल रही है, हर तरफ ये खबर छपी है। इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ है मसूद रजा साहब, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है और ये वर्सटाइल एंकर हैं, सहाफी हैं, जिन्होंने रोड शो से लेकर पॉलिटिकल शो और हर तरह के शोज किए हुए हैं। तो अवामी सतह पर, समाज पर इनकी गहरी नजर है। फहीम सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम, तहकीकाती सहाफी हैं और पाकिस्तान की बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज सामने लेकर आए। फैसल अब्बास खर हमें ज्वाइन करेंगे, ये भी सहाफी भी हैं और मुरीद अब्बास मरहूम के ये छोटे भाई हैं और इस वक्त पाकिस्तान के एक नेशनल टेलीविजन से ये वाबस्ता हैं। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मसूद, जो इंटरेक्शन मेरा रहा मुरीद अब्बास से, हंसमुख, दोस्तों का दोस्त, बहुत ही प्यारा इंसान, तो हमसे कई दफा सवाल होता है कि कैसे पता नहीं लगा कि वो एक दरिंदे से दोस्ती कर बैठा है, भेड़िया है, वो फ्रॉडिया है और इस तरह आगे बढ़ता रहा। ये कैसे हो जाता है कि एक समझदार इंसान, और फिर वो सवाल करते रहे जी आपको पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। तो कैसे कोई इंसान सोच सकता है कि कोई दोस्त ढूंढते हुए एहतियात करे, कारोबार करते हुए एहतियात करे, क्योंकि आप देखते रहते हैं इस तरह के केसेस, या इसमें बस नहीं चलता, कोई इंसान किसी के बारे में दिल में झांक ही नहीं सकता? बहुत शुक्रिया उसामा भाई, और बहुत अहम मौजू है ये। मुरीद के साथ जो कुछ हुआ, उसका कत्ल, वो आज तक दुख होता है। लेकिन जहां तक उसने एतमाद क्यों किया, एतमाद को इंसान को उसका अपना भाई भी धोखा दे सकता है, बहुत करीबी लोग धोखा दे देते हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त जो रवैये थे वो क्या थे, उससे सीखा जा सकता है। क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त पूरे मीडिया में, खासतौर पर मीडिया के लोगों को ज्यादा टारगेट किया था, एंकर्स बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। तो हमारे पास भी ये कई मरतबा प्रपोजल आया कि जी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई टायरों का बिजनेस है और पता नहीं कितने सौ गुना इसमें प्रॉफिट है, वो सारी चीजें। लेकिन जो चीज अपन को समझ ना आए ना, तो उसमें पर नहीं जाना चाहिए। ये होता है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि 4 पैसे ज्यादा उसको मिल जाए, लेकिन यही वो मुकाम होता है जहां पर इंसान को फैसला करना है कि वो 4 पैसे किस तरह से आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के बेसिक उसूल होते हैं कुछ, किसी कारोबार में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लॉजिक्स होती हैं, उनको फौरी तौर पर अप्लाई करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये सोचकर कि अभी फायदा जो मुझे नजर आ रहा है ये हकीकी फायदा होगा और जारी रहेगा, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। हमें अगर समझ में नहीं आता तो किसी माहिर से पूछ लें कि भाई फला बिजनेस है, क्या इस बिजनेस में इतना फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मुझे इतना फायदा किस चीज पे हो रहा है। अगर ये चीज जरा सी जहन में हो तो इंसान को फिर समझ में आ जाता है। हम लोगों ने यही किया, जिन लोगों ने पैसे नहीं लगाए और जो इस तरफ नहीं गए, कि हमने देखा कि भाई ये जो प्रॉफिट, जितना जो मार्जिन से बताया जा रहा है, वो हकीकी तौर पर हकीकी मार्जिन नहीं है। मगर मुरीद के ज्यादा करीब था ये आतिफ अब्बास, गालिबन आतिफ इसका नाम था, ये आतिफ जमान, तो ये ज्यादा करीब था और सारे दोस्तों, इनका उठना बैठना हर वक्त था, और फिर वो इतना ज्यादा एतमाद दिला देना कि फैमिली का भी मिलना हो रहा है और सब कुछ एक साथ है, तो शायद उसको अंदाजा नहीं हुआ मुरीद को। और जब उसे अंदाजा हुआ तो फिर आपके सामने, हमारे सामने वो सीसीटीवी फुटेज अभी भी नजरों के सामने आती है कि जब उसको कत्ल किया गया। तो अलविदा है, ये बस सबक ये मिलता है इससे
कि आप दोस्ती करें, आप चाहे आपके कितना करीबी रिश्तेदार कोई क्यों ना हो, आपका कितना अजीज दोस्त क्यों ना हो, लेकिन इलॉजिकल चीजें जो है जब वो सामने आए तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बड़ी तो जबरदस्त मेरे आपने ख्याल में बात यही हम्म, गलती हुई मुरीद से कि वो उसको उस वक्त समझ नहीं पाया। और फिर जाहिर है उस मुरीद पर इतना ये प्रेशर था कि वो उसने अपने दोस्तों को भी, हर अपनी फैमिली भी, वो भी उसमें इन्वॉल्व किया, जी आप इसमें इन्वेस्ट करें, एक्चुअली इस वो तरह से होगा। पार्टनर था ना, वो जी जी। पार्टनर था, और कई कई लोगों को मुरीद ने कन्विंस किया कि वो इस बिजनेस से पैसा लगाए। तो बिल्कुल जो लोग गए फिर वो मुरीद, उसने एक चेहरा जी, बनाया सारे, मुरीद को, हाँ जी, ठीक बिल्कुल है सही बात की जी, आपने। के सारे उसके एतमाद के जो लोग हैं, एंकर्स हैं, उनकी हम्म। तनख्वाहें अच्छी होती हैं तो वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से उसने वो इस्तेमाल किया एक तरह से मुरीद का। बिल्कुल ठीक। अच्छा फहीम साहब, आपने भी इस केस को स्टडी किया। अब होता यह है कि जो शख्स चला गया वो वापस नहीं आ सकता, जो बच्चा यतीम हो गया, जो हमारी बहन बेवा हो गई, उनका नुकसान हो गया, वो शख्स नौजवान, इतना हसीन खूबसूरत, इतना अच्छा इंसान, वो चला गया। जिनके पैसे डूबे वो डूबे, सर सबकी जिंदगियां गुजर रही हैं, लेकिन जान वापस नहीं आती। ये हमने सीखा कि कुछ भी हो जाए इस हद तक ना जाया जाए। एक तो ये पहलू जिसका मसूद रजा ने जिक्र किया, क्या अब भी इस तरह से लोगों को वर्गलाया जाता है और करीबी लोगों को पता ही नहीं चलता किस तरह कारोबार? एक सवाल ये। और दूसरा, 7 साल लग गए हैं ये ट्रायल कोर्ट में, तो आगे अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे यहां ये कितने साल लग जाते हैं इस तरह के केसेस में? उसामा, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं मैं। जी। देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये हमारी अदालतें जो हैं, ये इनको आजकल हो क्या गया है। वो क्यों किसी भी फैसले को सुनाने के लिए किसी मखसूस तारीख का इंतजार करने लगी हैं। मुरीद अब्बास का जो कत्ल है वो 9 जुलाई को हुआ 2019 में। बिल्कुल सही। हल्दिया फैक्ट्री केस उठाकर देख लीजिए, वहां पर जो सिंध हाई कोर्ट में अपील थी उसका फैसला आया सेम उसी तारीख को, 11 सितंबर को। इस तरह से और कई मिसालें भी मौजूद हैं। तो ये जो अदालतें इस वक्त जो है फैसले सुनाने के लिए पिक एंड चूज कर रही हैं, ये क्या इसलिए है कि मीडिया में एक हाइप जो है वो बन सके उनके फैसलों की? ये मुझे लगने लगा है कि हमारे यहाँ जो जजेस हैं उन्हें भी अब मीडिया की जरूरत है, और उन्हें फैसलों के ऊपर अपने तबसरे भी चाहिए, प्रोग्राम्स भी चाहिए, जो आप भी कर रहे हैं, और हम बैठकर उस पर बात भी कर रहे ये हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मैंने जब खबर पढ़ी तो कई जगहों पर यह कि जी जुलाई 2019 में ही था, और अब जुलाई में ही 7 साल के बाद फैसला आया। ये डेट भी वही है, 9 जुलाई। तो एक तो फिर इस तरह के जब फैसले होते हैं, तो जब ये फैसले, जैसे आपने पॉइंट उठाया कि जनाब मातहत अदालतों से आज फैसला आ गया 7 साल के बाद। अभी पिछले दिनों तो मैं कुछ केसेस ऐसे भी देख रहा था जिसमें मुल्जिमान को, या उन्हें मुजरिम कह लीजिए, कि सजा हो गई, और सजा के बाद अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। ऐसे एक नहीं कई केसेस रिपोर्टेड है पाकिस्तान की अदालती तारीख में, एक नहीं है। एक तो वो है जो पिछले दिनों सामने आया। ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है वो सजाएं पूरी वो कर लेते हैं, उसके बाद वो जेल से जब उनकी रिहाई का ऑर्डर आता है तो वो कहते हैं मैं जेल से बाहर जाके करूंगा क्या। मेरे तो आपने 24 साल बर्बाद कर दिए, पूरी पूरी जो उम्र कैद की सजा है उससे जेल में काट ली। तो ये जो हमारा अदालती निजाम है ना जी, ये अब बहुत हद तक जो है वो इसके ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं, और होने भी चाहिए। ठीक। अगर आप दुनिया भर में जो अदलिया की रैंकिंग है उसमें बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं, तो आपको सोचना होगा कि उन्हीं डेट्स के ऊपर फैसले सुनाने से ये रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी। इसके लिए आपको फैसले जल्द सुनाना होंगे। बिल्कुल ठीक। एक तरीकेकार है जिसके तहत जो है वो ये कहा जाता है कि इंसाफ जो है वो बर वक्त और जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। ये केस भी सबसे पहले इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में गया था ना, वहां पर तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला सुनाना था। वहां पर तो 3 महीने के बाद आपने ये करार दिया कि जनाब ये केस जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी का केस ही नहीं बनता, चलो इसमें तो दहशतगर्दी हुई नहीं है। फिर ये केस जो है वो ट्रांसफर हुआ और वो सेशन कोर्ट में आया, और फिर सेशन कोर्ट से जो है वो अब 9 साल के बाद जो है तो इसका फैसला आ रहा है जी। ये फैसला आना डेफिनेटली जो है इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए कि एक तो इतने साल के बाद ये फैसला आया। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जनाब वकला जो है वो बहुत ज्यादा डेट्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है उसमें केस को चलाने में, कभी गवाह नहीं आता, कभी गवाह जो है वो फॉरेंसिक के लिए जो है वो चीजें जो दी गई होती हैं उनके फैसले या उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही होती, कभी केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं आ रही होती। ये सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी 7 साल के वक्त को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हाई कोर्ट का मरहला मौजूद है, डेफिनेटली मुल्जिम जो है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। उसके बाद हाई कोर्ट से भी अगर फैसला उसके हक में नहीं आया, और अगर आ गया
हाँ। तो जो है वो जाहिर है मुरीद अब्बास की फैमिली जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी इंसाफ के लिए जी। और इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के, तो जो आपको पता है कि जब वहां केस जाते हैं तो वहां तो इतना ज्यादा रश होता है केसेस का कि वहां केसेस का फैसला तो फिर सालों में आता है। तो इंसाफ जिसे हम कहते हैं वो इंसाफ नाम की कोई चीज मुझे तो कम से कम अब अपने सिस्टम में नजर नहीं आ रही है। मशहूर मकूला है ना जी, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अभी तो 7 साल इसमें हुए। मसूद ये बताएं कि क्या अब भी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं? हम क्रिप्टो करेंसी का सुन रहे हैं, अब इतने सालों से हमने सुना कारोबार हुआ, मैंने इर्द गिर्द लोगों से सुना कि जी हम कर रहे हैं, किसी ने कहा बड़ा पैसा है, किसी ने कहा जी डूब गया, फलां हो गया, जबकि कहा गया इलीगल है, फिर गवर्नमेंट लेवल पर काम शुरू हो गया। अब जाकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो मशहूर मारूफ आलिम दीन है, दीगर उलमा फतवा दे रहे हैं जी क्रिप्टो करेंसी तो है ही हराम, दीगर काम भी सारे हराम है। तो ये एक अजीब बात नहीं। और इसमें भी फिर हम देखते हैं कि कई जराइम में इस तरह के पैसे, क्या ये करेंसी चल रही होती है, क्रिप्टो करेंसी चल रही होती है, तो इसमें भी बहुत से लोगों के पैसे डूबे, बहुत सी रकम डूबी। ये काम तो अब भी हो रहे हैं। देखिए, क्रिप्टो तो हमारी सरकारी तौर पर हमें रिकग्नाइज की हुई करेंसी है और अब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान अपना रिजर्व जो है वो क्रिप्टो में रखने जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक इदारा बनाया गया है और आपको पता है कि दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी फैमिली इस बिजनेस से वाबस्ता है और वो तो क्रिप्टो जो है वो अब एक सरकारी तौर पर रिकग्नाइज करेंसी है। लेकिन हाँ, फ्रॉड्स हो रहे हैं। आपने भी देखा रजा डार साहब का जो मामला हमारे सामने है, बैरून मुल्क से खवातीन को बुलाया गया, उन्हें अगवा किया गया, उसमें उनको मुलविस बताया जा रहा है रजा डार को और दीगर साथियों को, और क्या बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया उसके अंदर। यानी वो FIR पढ़ने के बाद मैं या आप टीवी पर बयान नहीं कर सकते जो कुछ उन खवातीन के साथ किया गया है जी। तो उस सतह पर हो रहा है। फिर आपने देख लिया कि आप बैठे हुए लाहौर में कि वहां पर पुलिस का क्या रवैया है कि इस तरह के केसेस CTD को दिए जाते हैं, लेकिन रेगुलर पुलिस उसको देख रही है। सियासी असर रसूख आ रहा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कहानी है। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपका अपोनेंट कमजोर है, तो आपको वो किसी तरह से नहीं हरा सकता, वो इंसाफ नहीं ले सकता। भाई ने जैसे कहा और जैसे जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि वाकई हमारे यहाँ इंसाफ का कोई निजाम नहीं है। हमारे यहाँ एक आदमी को एक ताकतवर आदमी एक गरीब आदमी को पीट दे, उसकी पिटाई कर दे, तो क्या पुलिस आके उसको इंसाफ देगी? नहीं देगी। अगर आप किसी की गाड़ी तोड़ दे, फोड़ दे और आप ताकतवर है कुछ करें, कत्ल हो जाते हैं। इसी तरह यानी लातादाद केसेस ऐसे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और अशराफिया के तो बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको गिरा सकता हूँ। आप लाजिम चौक और ये मुरीद के केस में ये तो सुलह नहीं हुई ना, 7 साल हो गए, कोशिशें भी हुई होंगी यकीनन, अभी भी उसके बच्चा और उनकी अहलिया जो है वो ज़ाहिर सामने नहीं आते, उनके लिए खतरात है, क्योंकि भाई तो भाग गया, सुप्रीम कोर्ट से भाग गया जमानत खारिज होने पर, और 7 साल लग गए, तो आगे कितने साल लगेंगे? यही तो बात की जाती है कि भाई इससे बेहतर है सुलह करो का तो पीछे नहीं हटे। मैं इसी तरफ आ रहा था, जी प्लीज। वो बेचारा तो कत्ल हुआ, सो कत्ल हुआ, उसकी बेवा के साथ, उसके बच्चों के साथ क्या सलूक हुआ कि उसे मुल्क छोड़कर यहां से जाना पड़ा, गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे, किसी सोशल मीडिया पर नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, लोगों को नहीं पता, शायद कुछ लोगों को पता हो, अक्सरियत को नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में इस वक्त, और क्यों जाना पड़ा उसको, क्योंकि उसको यहाँ थ्रेट्स थे, और थ्रेट्स से ऐसे आदमी से जो कारोबारी आदमी है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है। और जब ये मामला कोई बहुत हाई प्रोफाइल, कोई पॉलिटिकल खानदान से जाके जुड़ते हैं, कोई बड़े बिजनेस खानदान से जाके जुड़ते हैं, तो फिर सोचे क्या हाल होगा इस मुल्क के आवाम का, एक आम आदमी का। तो ये एक टेस्ट केस, ये भी एक टेस्ट केस है, यानी टेस्ट केस तो भरे पड़े हैं हमारे, ये भी एक केस है कि जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो रियासत उसको इंसाफ नहीं देती, ना सिर्फ इंसाफ नहीं देती बल्कि उसके घर वालों को वल्नरेबल कर देती है, और उन्हें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है यहाँ से जुल्म सहने के बावजूद भी। और जिन केसेस को हम कहते हैं ना ओपन एंड शट केसेस, उनमें ये हैं। अच्छा, ये बताइए फहीम भाई कि क्या अब भी इस तरह के धोखे, फ्रॉड ये हो रहे हैं और अच्छे खासे समझदार लोगों के साथ लोग कर जाते हैं? आज भी हो रहा है? देखिए, इत्तेफाक है कि आज ही मैं पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था एक ऐसे ही मिलते जुलते मामले में, जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी और इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो जिन साहब के पास इन्वेस्टमेंट की गई थी वो वापस रकम नहीं कर रहे थे। तो जब मैं उससे बात कर रहा था SSP से, तो उसने अपने किस्से सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा। और उसने 2 केस मुझे ऐसे अपनी फैमिली के सुनाए जिसमें उससे मशवरा किए बगैर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी, और बाद में ये पता चला कि जनाब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जिसके पास की गई थी वो नहीं दे रहा था पैसे वापस, और जो किस्त तय की गई थी वो भी नहीं दे रहा था। और जब उस बेचारे पुलिस वाले ने उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की,
तड़ी लगाने की कोशिश की, दूसरे लफ्जों में कह लें, तो उसके खिलाफ जो है वो 22A का पर्चा कर दिया गया। इवन जो है जिस खातून के खिलाफ वो मामला था, उस खातून का किसी फ्लैट में जिसमें रहती थी, उस फ्लैट के मालिक का भी उन्होंने 10 माह से किराया नहीं दिया था। वो मालिक मकान किसी वक्त जो है वो घर खाली कराने पहुंच गया, उसके घर खाली कराने के जो उसकी कोशिश थी, जिसके बाद सेटलमेंट हो गई, वो वापस गया। उस खातून का शौहर जो है वो उसे अटैक आया, वो मर गया। उस खातून ने कत्ल का मुकदमा मालिक मकान की और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ दर्ज करवाया, और डिसाइड इस बात पे हुआ कि वो फ्लैट जो है वो फिर उस खातून ने उस फैमिली से अपने नाम पर करा के उनकी जान छोड़ी। अंदाजा लगा। पैसे कितने थे? इन्वेस्टमेंट शुरू में कितनी थी? 10 लाख रुपए। तो ये इस वक्त चल रहा है बहुत ज्यादा। और पुलिस वाले मुझे अमूमन ये बताते हैं कि थानों में ज्यादातर दरखास्तें इसी बात की होती हैं कि जी फला के पास जो है वो पैसे दिए थे किसी मकसद के लिए, और आमतौर पर वो मकसद इन्वेस्टमेंट ही होता है, और वो जो है वो पैसे वापस नहीं कर रहा। देखिए, हमने बड़ों से सुना था कि सांझे की हांडी जो है वो बीच चौराहे पे फूटती है। ये सब हो रहा है इस वक्त। हमें ये नजर आ रहा है कि इस वक्त लोगों को बड़े पैमाने पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्रिप्टो में बेवकूफ बनाया जाता है, स्टॉक्स में बेवकूफ बनाया जाता है, दीगर कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, और कुछ अरसे तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि जी नुकसान हो गया, अब मैं आपके पैसे कहां से वापस करूं, मैं नहीं कर सकता। पुलिस जब केस होता है तो जाहिर है पुलिस को तो वो खिला देता है, वो बंदा पुलिस को किसी हद तक वो ठंडा कर देता है, लेकिन वो शख्स जो है जिसके पैसे गए होते हैं, वो शख्स इसी तरह से रुलता रहता है, कभी पुलिस थानों के चक्कर, कभी जो है वो अदालतों के चक्कर नहीं मिलते। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो लोग जो घर बैठे कमाना चाहते हैं वो खुदा के लिए अपनी सोच बदलें। जब तक कारोबार में शराकत इस लेवल की ना हो कि जहां आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो ना हो, उस वक्त तक किसी के साथ कारोबार करने की जरूरत नहीं है। जहां आप जाएं, बैठें, कारोबार को देखें, समझें, उसमें अपना हिस्सा डालें, उसके बाद आप वहां से जो है वो अपना जो भी आपका शेयर बनता है वो लें। जो स्लीपिंग पार्टनर वाला मामला है ना, जो हमारे यहाँ बहुत तेजी से परवान चढ़ा है, इसके नुकसानात ही देखे मैंने, इसमें मैंने अभी तक जो है किसी को नफा पाते नहीं देखा। अच्छा, इसमें फहीम साहब क्योंकि आपने जाना है, फिर मसूद साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते रहेंगे। ये जो एक फैक्टर आप कह रहे हैं, इसमें मईशत का भी तो है कि लोग माशी तौर पर तंग हैं, कोई एवेन्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट का, कमाने का, तो वो कहते हैं अच्छा कहां, जहां उनको कोई ख्वाब दिखाता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं। ये बात मैं आपके 100% एग्री करता हूं कि जो आप काम खुद नहीं कर सकते उसमें मत जाएं, ये तो एक बात तय है। इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि एक माशी तौर पर भी तो मसला है। देखिए, बिल्कुल है ये मसला, और अगर मसला इस हद तक है कि लोग जो हैं वो, आप जो बात कर रहे हैं कि लोगों की इस वक्त जो है इनकम कम है, लोगों के माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए रकम कहां से आ रही है? यकीनन इसका भी जवाब हो सकता है कि आप अपने जो रोजमर्रा के अखराजात हैं उसमें से कहीं ना कहीं सेविंग करके एक रकम जोड़ते हैं, उसके बाद आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके हैं ना। अगर आपके पास जो है वो बैंक्स मौजूद हैं, आपके पास दीगर चैनल्स मौजूद हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जहां एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा। मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं तमाम ही लोग जो है वो बुरे होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो थानों में ज्यादातर दरखास्तें होती हैं, 50% से भी ज्यादातर दरखास्तें होती हैं, वो इसी बात की फ्रॉड की होती हैं कि लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ होता है, पैसा वापस नहीं मिल रहा। ब्रेक से पहले आखिरी सवाल फहीम साहब आपसे, क्योंकि फिर मैंने मसूद साहब से तफसीलन इस पर बात करनी है। ये जो हमारे वजीर सेहत हैं, उन्होंने ये जो इंकशाफ किया है, पता नहीं इसको इंकशाफ कहें या क्या कहें, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि एड्स इस वजह से फैल रही है कि रात को अशराफिया की या जिस तरह भी पार्टीज हो रही हैं और बड़े बड़े शहरों में हो रही हैं, क्योंकि मेरी नजर से नहीं गुजरी, शायद हमारे इर्द गिर्द कोई जानने वाला ऐसा नहीं है, मगर जब वो ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं हाँ जी बात सही है, और वहां पर हर तरह का नशा भी होता है, आइस से लेकर, उन्होंने ये कहा कि नौजवानों पर नजर रखें, अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्होंने वालिदैन पर सारा ये डाला कि देखिए वो रातों को कहां रह रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनको रोका जाए। तो ये नशा, क्राइम, एड्स, ये बीमारियां जिनसी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इससे फैल रहा है सब कुछ। देखिए उसामा, मैं एक बात जानता हूं जो बहुत अरसे से जो है ना पाकिस्तान में खास तौर पे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है कि किसी भी वाक़े से तवज्जो हटानी हो तो एक नई कहानी सामने लेकर आ जाओ। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा जो मुस्तफा कमाल ने कहा है, यकीनन ऐसा हो रहा होगा, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूंगा। लेकिन इससे पहले जो केस हुआ है उसमें क्या किया इनकी वजारत ने? जो वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस लगाई गई
और 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं उस वक्त एड्स के शिकार हुए, उस केस का क्या बना, उसका जवाब कौन देगा? वफाकी वजारत सेहत जो है, जिसका एक अदद जो है MOU साइन है यूनाइटेड नेशन के साथ कि जनाब आप पाकिस्तान में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाएंगे, और वो प्रोग्राम मौजूद भी है, उसके तहत क्या किया आपने? उन बच्चों का अब मुहाफिज कौन है, उनकी जिंदगियों का मुहाफिज अब कौन है जो एड्स के शिकार हो चुके? वो जाने जो क्या कहेंगे हम, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के लगने के बाद जो है, जो जाने चली गई मासूम बच्चों की, उनका जिम्मेदार कौन है? उसका भी तो जवाब देना। ये मामला आज का नहीं है, इस मामले को साल से ज्यादा हो गया है। उसका जवाब देने की बजाय जो है इस वक्त एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है कि जनाब ऐसा होता है। कौन नहीं वाकिफ इस बात से कि ऐसा होता है? कौन नहीं जानता कि एलीट क्लास में जो है वो पार्टीज होती हैं? कौन नहीं जानता कि वहां हर किस्म का नशा जो है इस्तेमाल होता है? अरमगान का केस उठाकर देख लीजिए, साहिर हसन का केस उठा के देख लीजिए, अदाकार साहिर हसन के बेटे वाला, उस वक्त भी यही चीजें सामने आई थी। इवन अभी पिंकी वाला केस उठा के देख लीजिए, यही चीजें सामने आई हैं। कोई नई बात नहीं कर रहा है मुस्तफा कमाल। लेकिन सवाल यह है कि जनाब वो जो आपकी वजारत के मातहत होते हुए जो काम हुए हैं, उनका जवाब कौन देगा? यहाँ तो आपकी वजारत नहीं है ना इन्वॉल्व। यहाँ तो आपने कह दिया कि जनाब ये होता है, जो बात सब जानते थे, एक ओपन सीक्रेट था, आप वो सामने ले आए। मुझे जवाब जिस बात का चाहिए वो इस बात का चाहिए कि वो मासूम सैकड़ों बच्चे जो वलीका के अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस लगने से एड्स में मुब्तला हुए, उस केस का क्या हुआ? बिल्कुल सही। उस पर क्या एक्शन लिया गया? सिंध गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? सईद गनी साहब की वजारत के मातहत आता है, क्या एक्शन लिया गया? मोहतसिब की अदालत में केस चल रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं आया। क्यों नहीं आया फैसला भाई? क्या वो बच्चे जो हैं वो इस कौम के बच्चे नहीं है? यकीनन है, यकीनन। आपको सिर्फ इस्लामाबाद की अगर वो बात कर रहे हैं कि वहां 30 केसेस 40 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं महीने में, यहां जो केसेस रिपोर्ट हो चुकी है और इंसानी जाने वो बच्चे जो है उनका आपको कोई ख्याल नहीं है, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। भाई करें ना बात, जिम्मेदारों को लटकाएं ना, और उनको भी लटकाएं जो ये पार्टीज करा रहे हैं, उनको भी लटकाएं जो इन पार्टीज में जो है वो मनुष्य सप्लाई करते हैं। ये सारी ये हुकूमत का हिस्सा है ना। हुकूमतें किस बात का नाम होती हैं? इस बात का नाम होती है कि जनाब तमाम इदारे आपस में ताउन के साथ, मदद के साथ जो है वो काम करते हैं। आपने एक बात कह दी कि अब आप ये बताइए कि आपकी इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने क्या किया, उसकी वजारत आके जवाब दे दे। सही है। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो दीगर जो क्राइम को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे वो दीगर इदारे हैं, उन्होंने क्या किया, आके रिपोर्ट दें। ये है असल सवाल, ये है करने वाली बात। बिल्कुल सही, बात नहीं होती। सही है। फहीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मसूद रजा हमारे साथ हैं, उनसे इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कितना मुश्किल काम है कि ऐसी पार्टीज को रोकना, इनको पकड़ना, या सिर्फ ये वजीर सेहत बयान दे देंगे और बस बाकी काम चलता रहेगा जी वालिदैन रोकें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एलीट पार्टी कल्चर जिससे एड्स फैल रही है, ये वजीर सेहत कह रहे हैं। मसूद रजा साहब, एक डिबेट ये भी चलती है जी, 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों का मामला है। हमारे वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब ये तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक बात कर रहे होंगे, क्या हमें इसकी जरूरत भी है कि एक कैपिटल शहर है, चंद लाख उसकी आबादी है, शायद 20-25 लाख, उसके लिए अलग हमने वजारतें भी बनाई हुई हैं? ये बड़ी एक डिबेट है। लेकिन बहरहाल क्या ये हकीकत है कि इस तरह की एलीट पार्टीज हैं और वहां पर हर तरह का नशा अवेलेबल होता है? देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इस तरह की पार्टीज हुआ करती हैं, और पाकिस्तान के समाज में नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, तो हुकूमत को उस पर रोकथाम करनी चाहिए। ये कोई ढकी छुट्टी बात तो है नहीं। जैसे ब्रेक से पहले फहीम भाई बात कर रहे थे, कितने केसेस में आ चुके हैं। ये केस का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने अरगमान के केस का जिक्र किया, उन्होंने अदाकार साजिद हसन के बेटे वाले केस का जिक्र किया। ये तो हमारे सामने की बातें, तो पार्टीज होती हैं और भरपूर तरीके से होती हैं पार्टीज, उसमें नशा भी होता है, उसमें सारी चीजें भी होती हैं। तो ये पार्टीज सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं क्या? पार्टीज तो पूरी दुनिया में होती हैं, पूरे यूरोप में होती हैं, पूरे अमेरिका में होती हैं, आप टर्की चले जाएं वहां पर भी होती हैं, सारी दुनिया में पार्टीज होती हैं। नशे का इस्तेमाल भी होता है। आप दुबई में चले जाएं तो सेक्स वर्कर्स जो उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, वो सेक्स का कारोबार वहां पर किसी हद तक लीगल भी होता है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पर सेक्स का कारोबार लीगल है बिल्कुल, तो वहां पर भी ये तो वहां पर ही फैलना चाहिए अगर यही वजह है। पहली बात तो ये कि ये जो गलत रुझानात है इनको रोकने के लिए भी हुकूमत को काम करना चाहिए। अब एक विफाकी बात कह रहा है तो इसका मतलब इसका क्वांटम बहुत ज्यादा होगा, तो उनको रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन लाड़काना में कौन सी पार्टीज होती हैं? लाड़काना में 1500 बच्चे जो एड्स का शिकार हो गए और फिर उसके बाद वो सिंध हुकूमत ने उसे मानने से इनकार कर दिया।
तो वहां कौन सी पार्टीज हो रही थी और ये बच्चे कौन सी पार्टीज में जा रहे थे। यानी ये मूजी मर्ज आपको पता है कि ये कंट्रैक्शन से बढ़ता है। और WHO की रिपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान में। WHO ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एड्स के फैलने की बुनियादी वजह गैर महफूज तिब्बी तरीकाकार है, यानी गलत सिरिंजेस और औजार का इस्तेमाल जो है उससे एड्स फैल रहा है पाकिस्तान में। WHO की रिपोर्ट। पाकिस्तान में 3,66,000 लोग एड्स की बीमारी का शिकार है, लेकिन सिर्फ 60,000 इस वक्त इलाज उनको मिलता है, 60,000 लोगों को। बाकी 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलता। अच्छा, ये रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड कितने होंगे हमें नहीं पता। तो अच्छा, ये तो बहुत, जब आप इसमें तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कितनी खतरनाक बात है। तो इसलिए कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल अगर वो अफोर्ड, यानी उसकी मजबूरी हो तो सरकारी अस्पताल जाता है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये सरकारी अस्पतालों में फैलता है। सबसे ज्यादा बुरे हाल बच्चों के अस्पतालों की हैं जहां पर ये एड्स फैल रहा है। तो ये मुस्तफा कमाल साहब का कहना कि इन वजह से हो रहा है, ये वाहिद वजह नहीं है या ये बुनियादी वजह नहीं है। बुनियादी वजह कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तेजी से फैलती हुई बीमारी इस वक्त कौन सी है? वो हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस भी उसी तरह फैलता है जिस तरह एड्स फैलता है, यानी गैर महफूज तरीका तिब्बी तरीकों के या ये बार्बर शॉप जो होती है इन पर जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से या गंदे पानी की वजह से। तो हेपेटाइटिस जो फैल रहा है तो ये पार्टीज की वजह से तो नहीं फैल रहा, उसी तरह से ये एड्स फैल रहा है। तो मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात तो कह दी क्योंकि वो वजीर हैं तो उनको अपनी वजारत की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए कि जी ये 3,66,000 बंदा जो एड्स का मरीज है, इसमें 60,000 बंदा से क्यों इलाज उसको हासिल हो रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं और बाकी अनरिपोर्टेड केसेस कितने हैं। लाड़काना में जो आज से चंद साल पहले वाकया हुआ उसमें हजारों बच्चों का नाम आया। तो अब तो ये तो पता है कि 1,500 बच्चे तो रिपोर्टेड है कि जिनको एड्स वहां पर हुआ, और क्यों हुआ? गलत सिरिंज के इस्तेमाल से हुआ। यहां पर भी जो मामला सामने आ रहा है कराची में, वो भी गलत सिरिंज के इस्तेमाल से हुआ। और क्या सरकारी अस्पताल किसका? बल्दियाती हुकूमत का अस्पताल। तो वहां हो रहा है ये सारा मामला। तो मुस्तफा कमाल साहब का ये कह देना कि सिर्फ पार्टीज की वजह से हो रहा है, तो ये पार्टीज भी एक वजह हो सकती है। गैर महफूज तरीके से सेक्स का रुझान ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है। पाकिस्तान में इसकी वजह तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, वहां पर देखभाल का ना होना है, उस पर हुकूमत का चेक ना होना है। अच्छा, इसमें यह भी है कि क्वैक्स भी तो हैं कि डिस्पेंसर है जी, वहां जाकर आप कहां जाएं, सहूलत नहीं मिल रही, बीमार हैं, बुखार है तो वहीं पर। ये तो सरकारी अस्पताल में, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई वहां तो सरकारी अस्पतालों में भी ये हो रहा है और हुकूमतों ने इससे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन रिपोर्ट अपनी जगह थी। और उन्होंने दोबारा कहा, जाकर देखा कि जी पहले रिपोर्ट हुआ था, इंक्वायरी हुई और उसके बाद दोबारा जाकर देख रहे हैं तो वो इसी तरह ही काम हो रहा है कि एक ही सिरिंज कई दफा इस्तेमाल हो रही है। ज़ाहिर है इससे पैसा भी बचता है कि दिखाना यह है कि हमने इतने मरीज देखे, इतनी सिरिंज इस्तेमाल हुई। जी जी, बीबीसी की रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट WHO की रिपोर्ट है। ठीक, WHO आपको पैसे देता है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है, उनकी मॉनिटरिंग और उनकी सर्विलेंस बीबीसी से भी ज्यादा है। तो जब बीबीसी के बजाय WHO आपको कह रहा है कि आपके यहाँ सेक्स एक वजह तो है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बुनियादी वजह जो है वो अस्पतालों में गलत तरीका इलाज है, गैर महफूज तरीका इलाज है, जिसकी वजह से एड्स फैल रहा है। आपने तो ये जिक्र हेपेटाइटिस का भी चूंकि कर दिया और वो इससे भी ज्यादा फैल रहा है। आगे जाकर वही होता है कि लिवर काम करना छोड़ देता है और वह कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उससे पहले इन चीजों को रोका जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक तो तालीम भी नहीं है, बुनियादी तालीम नहीं, अवेयरनेस ही हम इश्तिहारात और चीजों में देखते हैं, इनमें इतनी अवेयरनेस भी क्या होगा? कोई अखबार पढ़ भी सकता है या नहीं पढ़ता, वो देख भी रहा है अखबार को या नहीं देख रहा। या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जहां इस चीज को बताएं कि जी अगर आप गए हैं किसी के पास, हेयर कटिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह काम करवा रहे हैं, तो आप देखें कि क्या वहां पर इसको देखा जा रहा है कि हर दफा नया ब्लेड इस्तेमाल हो, उसको सही तरह सफाई की जा रही है। कोई ध्यान ही नहीं है, कहीं भी कोई काम कर रहा है, इसी तरह सिरिंज का पता ही नहीं कि आप देखें तो सही कि दोबारा खोली है नहीं खोली। ये तो अवेयरनेस ही, लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है, अपने तौर पर एहतियात की नहीं। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो कहा कि वालिदैन देखें कि बच्चे बुरी कंपनी में ना जाएं। यकीनन वालिदैन का ये काम है और उस पर नजर रखनी चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये हुकूमत का ये काम नहीं है कि लोगों तक की बात पहुंचे कि वो अपनी एहतियात खुद भी कर सकें। देखिए, ये दो बातें आपने कही। पहले मैं वालिदैन की बात कर देता हूँ। वालिदैन बच्चों को एक हद तक, एक खास उम्र तक उन पर नजर रख सकते हैं। उस खास उम्र के बाद जब बच्चा बाहर कमाने के लिए निकल जाता है, जब बच्चा अपने दीगर कामों के लिए काम कर रहा होता है, तो वालिदैन उस पर
उस तरह नजर नहीं रख सकते। ये काम हुकूमत वक्त का ही है कि वो माशरे को एक ऐसा माशरा बनाए जिसमें सेहत हो, जिसमें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हर शख्स हो। ये जिम्मेदारी दरअसल हुकूमत की है। वालिदैन वहीं तक बच्चों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर शख्स जानता है कि एक हद तक ही आप बच्चों पे नजर रख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रख सकते। बच्चे, हाँ, आप बड़े हो गए तो फिर वो अपने काम कर रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, दसियों चीजें होती हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, उनका अवेयरनेस वालिदैन तक पहुंचाना, अवेयरनेस। जी जी जी, देखिए अवेयरनेस जो है वो तो उस वक्त कारगर होगी ना जब बुनियाद कोई मौजूद हो। ये बुनियाद हो कि जी हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती है तमाम अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, और इस पर बहुत जबरदस्त किस्म का चेक है हुकूमत का। हुकूमत ने कितनी डिस्पेंसरियां, कितनी लेबोरेटरीज, कितने अस्पताल सील कर दिए हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने पैरामेडिक्स को सजा दे दी, और बहुत सख्त किस्म का चेक है, जीरो टॉलरेंस है कि एक सिरिंज जो है वो 2 लोगों को इस्तेमाल ना हो। ऐसा होता है ना सरकारी अस्पताल में कि स्टॉक मौजूद होता है, वो स्टॉक बेच दिया जाता है, और फिर वही एक सिरिंज इस्तेमाल की जाती है 10 लोगों को, और वो उससे जो पैसे, वो जो 10 सिरिंज है वो आपके रजिस्टर में आ जाती है, और 10 सिरिंज फिर मार्केट में बेच दी जाती है। असल धंधा ये इसलिए वो सिरिंज इस्तेमाल हो रही होती है, वरना सरकार को पैसा लगा लीजिए। आप सारी हुकूमतों को देख लें, विभाग को देख लें, आप तमाम सूबाई हुकूमतों को देख लें, तालीम और हेल्थ पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो चीजें मौजूद होती हैं, वो बेच दी जाती है, करप्शन की नजर होती है। तो हुकूमत एक इस काबिल कोई बेस तो फराहम करे कि जिसके बाद ये इश्तिहारी मुहिम कोई कारगर हो। भाई इश्तिहार सब देखने के बाद इसकी सेंसिटिविटी को उसामा भाई आप समझ लेंगे, मैं समझ लूंगा, हम जैसे कुछ लोग समझ लेंगे, कोई पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो इसकी सेंसिटिविटी को कैसे समझेंगे? सही। अच्छा, और क्वेक्स का जो आपने मामला बताया, क्वेक्स शहरों से ज्यादा तो मुज़फ़्फ़राती इलाकों में और दिल्ली इलाकों में सबसे ज्यादा, वहां ज्यादा मसला है। हाँ जी, ये उन्होंने तो वो एलीट क्लास की बात कर दी, वो तो शायद अपना इलाज भी करवा लेंगे, और कितनी वो पार्टीज हो रही होंगी, यकीनन हो रही होंगी, आपने कहा है दुरुस्त है, लेकिन वहां से इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैल रही जितनी आपने बताया कि देहात से, और उसकी बुनियादी वजह कहीं और है। उन्होंने शायद अपने इर्द गिर्द जो माहौल देख लिया, देहातों में वो उतना जाते नहीं होंगे, देखते नहीं होंगे कि वहां पर क्या हाल है। लेकिन आप पोलियो को ही ले लीजिए ना, आप पोलियो को ले लीजिए, पोलियो क्यों खत्म नहीं हो रहा? यानी सबसे पुराना प्रोग्राम, सबसे ज्यादा इस पर खर्चा किया है, क्यों नहीं हो रहा? ये सब जानते हैं, क्योंकि पोलियो का वायरस हमारे पानी में मिलता है, सीवरेज के पानी में, और सीवरेज का पानी हमारे पीने के पानी में मिल जाता है, या हम ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे हम दोबारा कंज्यूम करते हैं, पोलियो नहीं रुक रहा। ये वजह तो सारी दुनिया को पता है। और मेरा ख्याल अफगानिस्तान और पाकिस्तान सिर्फ यही 2 मुल्क रह गए हैं, ये 2 मुल्क बचे हैं जी, बिल्कुल, जहां पर अभी भी पोलियो है। ये भी हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात तो ये भी है कि भाई कराची लीस्ट लिवेबल सिटीज में आ जाता है, कि दुनिया में बड़े शहरों में कि जो जिंदगी गुजारने के लिए बदतरीन शहर हैं। बड़ी दुख की बात, हर साल उस फहरिस्त में कराची आ रहा है और उससे निकल नहीं पा रहा। लेकिन एक चीज अब दुनिया मानती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि इंसानों में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंसान को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उसमें सबसे ऊपर सेहत और तालीम। हमारी तो तरजीहात में नहीं ये चीजें नजर आती। अवाम भी यही सोचते हैं, हमारी सड़क नहीं बनाई, या ये क्या हो गया, पुल बन गया, वो अपनी जगह सही है, लेकिन बात तो यह है कि ज्यादा फोकस किस चीज पर है। पहली प्रायोरिटी आपकी, पहली तरजीह तो सेहत और तालीम होनी चाहिए। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर तालीम आप देंगे तो लोग अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकेंगे, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा वो बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन हम इन दोनों चीजों में ज्यादा पीछे जा रहे हैं। 18वीं तरमीम का मकसद तो यह था कि चले सूबों के पास आ गया, नीचे तक इख्तियारात चले जाएंगे, शायद बल्दियाती निजाम आएगा, अच्छा बल्दियाती निजाम आएगा, वो मोहल्ले के लेवल तक ये चीजें देख सकेगा जी, वहां पर स्कूल और डिस्पेंसरी या जो भी वहां तक है, आप जाकर पूछ सकें कि यहां ये चीज अवेलेबल नहीं, वो नहीं। कुछ भी नहीं हो सका। पिछले 20-30 साल में हम पहले से ज्यादा नीचे चले गए। ये बात हम और आप कर रहे हैं ना, ये कोई सरकार नहीं मानेगी। अगर आप बजट उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा पैसे मुख्तस की जा रही, अरबों, सैकड़ों अरबों डॉलर रुपए जो हैं वो आप मुख्तस कर रहे हैं। 600 अरब रुपए जो हैं वो एक साल का बजट है सिंध जैसे सूबे में। तो उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे ना इनसे कि आपकी फोकस नहीं, वो तो आपको कहेंगे जी आप पेपर्स उठा के देख लें। तो अभी हम जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे ना, मुरीद अब्बास वाली, जी, तो ये स्कैम हर सतह पर है। ये हुकूमतें स्कैम कर रही है आवाम के साथ। ये हुकूमतें पैसे जरूर रखती हैं, इनकी प्रायोरिटी दिखाने के लिए सेहत और तालीम है। ये इंटरनेशनल डोनर्स को जाके बताते हैं कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, वो कागजों पे दिखाते हैं कि हमने कितने अस्पताल और कितने स्कूल्स बना दिए। अगर आप अभी सिंध गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूं, तो आपको पता चलेगा कि सिंध गवर्नमेंट जैसा इनकलाबी काम तो सेहत में किसी ने किया ही नहीं है।
अच्छा, लेकिन वो चंद आपको इदारे नजर आएंगे जी, एनआईसीबीडी में बिल्कुल अच्छा इलाज हो रहा है, क्या इंडस कम, बट आपका सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, वो था, लेकिन आप उसको फंड करते हैं, एसआईयूटी उसको आप थोड़ा फंड करते हैं, आप इंडस को फंड करते हैं, ये तो आप जरूर करते हैं, लेकिन डीएचक्यू, बीएचक्यू, आपका ट्रेजरी केयर, आपका ट्रॉमा सेंटर, जरा इनकी हालत तो देखें जाकर। एक ट्रॉमा सेंटर पूरे सिंध में मौजूद है, वो कराची में 3.5 करोड़ की आबादी को क्या वो कैटर कर सकता है? और ट्रॉमा सेंटर का मतलब तो ये होता है कि जब हादसा हो तो फौरी तौर पर 5, 10, 15, 20 मिनट में बंदा वहां पहुंच जाए। तो कोई खंबर शहदाद कोर्ट से कोई कराची आएगा क्या किसी को लेने के लिए? नहीं भी, ये ब्लू प्लाजा के बाद पता लगा फोरेंसिक लेबोरेटरी अब तक नहीं बन सकी यहाँ पर, कि पता ही चल सके क्या बचा थी क्या नहीं। और सालों से बन रही है, सालों से बन रही है, हर साल बजट रिवाइज होता है। ये एक अजीब धंधा है। ये एक मंसूबा शुरू होता है, वो चंद अरब रुपए का होता है, अगले साल उसमें मजीद ऐड किया जाता है, फिर उसकी कॉस्ट रिवाइज होती है। 25 अरब रुपए का मंसूबा K4, वो कई 100 अरब रुपए का हो गया मंसूबा, और आज तक नहीं बना, और 25-26 साल गुजर गए। अब मैं पानी की बात मैंने खास तौर पर इसलिए की कि ये जो बीमारियां हैं, चाहे आप उसको हेपेटाइटिस कह लें, आप पोलियो कह लें, और किसी हद तक एड्स अगर उसके अंदर आमेजिश हो जाती है, तो ये पानी से फैलने वाली भी बीमारियां हैं जी, ये एक दूसरे को लगती है बीमारियां। तो आप जब आपकी प्रायोरिटी, अच्छा सेहत का मतलब क्या है? सेहत का मतलब ये तो नहीं है कि आपने अस्पताल बना दिया, सेहत का मतलब ये है कि अस्पताल में मरीज पहुंचे ही नहीं। बहुत खूब। आपके पास ऐसा निजाम हो जहां सफाई सुथराई हो, जहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, जहां पर हेल्दी एक्टिविटीज हो, जहां खाने पीने की जो रेस्टोरेंट्स और होटल और पथारे हैं उन पर आपका चेक हो, एक अच्छी गिजा आप दे रहे हो, तो ना पानी दे होंगे, ना आपको अस्पतालों की जरूरत होगी, साफ पानी दे रहे हैं, बुनियादी चीज है, ना मरीज हो। आप अरबों रुपए आप अस्पताल पे लगा दें, लेकिन आपके गली मोहल्ले गंदे हो, आपके खाने पीने की चीजें आलूदा हो, आपका फिजाई जो आलूदगी है वो हो, तो फायदा नहीं ना फिर अस्पतालों का। बिल्कुल सही। और मसूद, क्योंकि आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त है, और ये स्टडीज बताती हैं कि आप कई गुना, यानी सैकड़ों गुना कम आप रकम खर्च करके अगर लोगों की सेहत को देखें तो आप रकम बचा लेते हैं कि हॉस्पिटल जाने की लोगों को जरूरत ना पड़ेगी। साफ पानी पर इतना खर्चा नहीं आएगा जितना इन बीमारियों के इलाज पर आएगा कि जो गंदे पानी से फैल रही हैं। तो इसलिए तवज्जो हमें बुनियादी चीजों पर देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा, एंकर पर्सन, आप हमारे साथ थे और आपने जिस तरह बहुत अच्छे अंदाज से बताया कि हमारे असल बुनियादी मसाइल हैं, तवज्जो उधर देने की जरूरत है। हमारे वुज़रा अपनी स्टेटमेंट्स वैसे दे देते हैं जो उनको ज़ाहिर नजर आता है, लेकिन बीमारियां फैलने की वजह कहीं और है और उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।